गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम स्टडी करेंगे फैमिली के बारे में। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट हो गई थी सोशियोलॉजी। फर्स्ट था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, सेकंड यूनिट थी हमारी द सोसाइटी एंड द सोशलाइजेशन। आज हम पढ़ रहे हैं फैमिली कि फैमिली क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होता है, और मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। तो ऐसे कि इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, जो फैमिली है वो क्या है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन जो है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और टाइप्स ऑफ फैमिली भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से स्टडी करना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि जो फैमिली जो है वो क्या है, कि जो हमारा समाज है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्था है वो हमारी क्या है, एक फैमिली ही होती है। यानी जब व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में इतनी जितनी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थाएं जो हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट संस्था या इंस्टीट्यूट कौन सी होती है, एक इंडिविजुअल के लिए एक फैमिली होती है। यानी फैमिली को सबसे ऊपर का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। फैमिली में क्या होता है, सभी प्रकार के जैसे कि छोटे समूह होते हैं और कुछ बड़े समूह होते हैं। यानी कुछ फैमिलियाँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं और कुछ फैमिली जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। यानी कि समाज में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन जो होता है वो अनिवार्य पाया जाता है, यानी कि देखने के लिए हमें मिलता है। परिवार यानी जो फैमिली होती है उसके बिना हम कहें तो उसके बिना जो हमारी लाइफ है वो हम कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर सकते। यानी कि फैमिली के बिना हमारा जो जीवन है वो क्या है, एक कल्पना से परे है। यानी कि फैमिली के बिना हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि फैमिली में क्या होता है, जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे मदर है, फादर है, हमारी जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, तो ये सभी किसमें आते हैं, हमारी फैमिली के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो फैमिली जो वर्ड है वो कहाँ से आया था। तो जो फैमिली वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड फैमुलस से मिलकर के बना था। फैमुलस का मतलब क्या होता है कि फैमिली यानी एक ऐसा समूह है जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और बच्चे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो फैमिली को लेकर के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी कि फैमिली क्या होती है। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकाइवर की, कि मैकाइवर ने क्या कहा है कि फैमिली जो है वो क्या है, एक ऐसा समूह है जिसके अंदर पति, पत्नी और बच्चे होते हैं। ठीक है, वो एक समूह ही क्या कहलाता है, हमारा फैमिली कहलाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि ऑगबर्न और निनकॉफ ने दी थी। तो यहाँ पे हमारे सोशियोलॉजी के अंदर स्पेशली जो डेफिनेशंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, ऑगबर्न और निनकॉफ के अकॉर्डिंग है। तो हम ये बता सकते हैं कि संतान या बिना संतान के अगर हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो रहते हैं, या एक अकेली स्त्री जो है या अकेली एक फीमेल जो है वो अगर अपने बच्चों के साथ अगर अकेली भी रहती है तो वह भी क्या कहलाती है, एक फैमिली कहलाती है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सिंगल हैं, उनके कोई बच्चा नहीं है, तो भी वो एक परिवार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है फैमिली की। तो हमारी डेफिनेशन हो गई, अब समझ में आ गया है कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, कि भाई जो फैमिली जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है एक नंबर पे है वो तो क्या होता है कि मैरिज रिलेशनशिप, यानी कि विवाह संबंध। कि परिवार का मुख्य आधार क्या होता है, मैरिज। यानी फैमिली जो है उसकी जो मेन जो कहते हैं ना मूलभूत इकाई क्या होती है, वो मैरिज होती है। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल मिलकर के क्या करते हैं, पति पत्नी के रूप में परिवार की स्थापना करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया मैरिज रिलेशन। दूसरा हम बात करते हैं यूनिवर्सलिटी, यानी सार्वभौमिकता। यानी कि संसार में सभी मानव किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। यानी हमारी जितनी बड़ी ये दुनिया जो है ना, वर्ल्ड जो है हमारा, उसमें हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य तो होता ही है। परिवार संगठन सभी समाजों में, सभी कालों में, सभी विकास की सभी अवस्थाओं में रहा। यानी प्रेजेंट से लेकर के पास्ट में भी ऐसे ही था और फ्यूचर में भी ये रहेगा क्या, हमारी फैमिली।
ठीक है। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवार नामक संस्था नहीं है, यानी पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है या फैमिली नामक जो संस्था है वो नहीं है, यानी सभी जगह पे हमें ये देखने के लिए इसलिए मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सार्वभौमिक कहा गया है, यानी यूनिवर्सल कहा गया है। फिर हम बात कर लेते हैं इमोशनल बेसिस, यानी भावात्मक आधार, कि फैमिली जो होता है उसका एक भावात्मक आधार होता है, यानी सभी क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं, यानी कि परिवार मानव समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार के सदस्यों में परस्पर क्या रहता है, जैसे प्रेम रहता है, सहयोग की भावना करना, संतान उत्पत्ति, मातृ सेवा आदि भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आधार परिवार के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है, यानी इमोशनली जो होता है, यानी हम ऐसे सोचते हैं ना हमारी माँ है तो जैसे कि भाई हमें उसने जन्म दिया है, हमारी इतनी केयर की है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, बुढ़ापे में जैसे उसकी केयर करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, दूसरा सहयोग की भावना से, यानी सहयोग करना कि भाई ने जैसे मेरी मदद की है तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, प्लस संतान उत्पन्न करने के लिए, यानी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए भी। तो इसमें क्या है कि इमोशनली अटैचमेंट होता है मेंबर्स के बीच में, तो ये भी क्या करता है, फैमिली को जोड़े रखता है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं इसकी न्यूक्लियर पोजीशन, यानी कि सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, यानी समूह में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। सरल समाजों तथा विकसित समाजों में संपूर्ण सामाजिक संरचना परिवार की इकाई से निर्मित होती है, यानी सामाजिक वर्गों का विभाजन परिवार से ही बनता है। ठीक है, यानी समाज जो है वो किससे मिलकर के ही बनता है, हमारी फैमिलियों से ही मिलकर के बनता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी परमानेंट और टेम्परेरी, यानी परिवार जो होता है, यानी जो फैमिली जो होती है वो अस्थायी और स्थायी, यानी टेम्परेरी और परमानेंट दोनों होती हैं। तो कि परिवार जो फैमिली जो है वो क्या होती है, एक संस्था के रूप में अत्यंत स्थायी और सार्वभौमिक है, वहीं दूसरी ओर यह एक समिति के रूप में बहुत अस्थायी एवं परिवर्तनशील भी होती है। यानी हमने देखा होगा कि परिवार के अंदर क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जैसे उसके 2 या 3 बच्चे हैं, लड़के हैं, तो जैसे जैसे उनकी शादी होती है तो वो क्या करते हैं, अपना नया परिवार बनाने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे ही बड़े बेटे की शादी हुई तो उसकी वाइफ हुई, उसके बच्चे, तो वो क्या करता है, खुद को वहाँ से अलग कर देता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो परिवार है वो एक टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी है। यानी परमानेंट तो ऐसे है कि वो चल रहा है, और टेम्परेरी है कि वो कुछ समय के लिए जैसे कि टूट भी जाता है, उससे वो अलग भी हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारी टेम्परेरी और परमानेंट फैमिली हो गई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, यानी आर्थिक सहयोग, कि संसार के सभी परिवारों में सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई जीविका अर्पण की व्यवस्था तो होती है। अब हम कहते हैं ना कि अगर भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है तो हमारा पेट भरने के लिए भी वो कुछ ना कुछ तो करेगा, यानी हम भूखे तो नहीं सोने वाले हैं, पेट भर के ही हम सोएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ तो क्या करते हैं, काम करते हैं, या कोई ना कोई व्यवसाय तो करते ही हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जब हमारा संसार में हमारा परिवार है तो हमारा उसके पालन पोषण के लिए भी क्या है, कोई ना कोई जीविका का साधन तो होता ही है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन करता है, मेनली तो इसमें होता है परिवार का जो मुख्य होता है, यानी जो परिवार का जो हेड होता है फैमिली का। ठीक है, या तो वो कोई सरकारी नौकरी करता है या फिर वो क्या करता है, किसी खुद का ही कोई बिजनेस करता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि फैमिली की जितनी भी जो भी नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जो परिवार का या फैमिली का जो हेड होता है उसी की ही होती है। जैसे हमारी फैमिली में दादाजी सबसे सीनियर है, तो फैमिली की जितने भी जो भी नीड्स हैं उनको कैसे फुलफिल करना है, क्या करना है, वो सारी हेडेक किसकी होती है, फैमिली के हेड की होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट है मीन ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण के बारे में जानना। हम कहते हैं, हमने जैसे सोशलाइजेशन में भी पढ़ा था कि बच्चा जो है वो कहाँ से लेकर के, यानी एट बर्थ से लेकर के जहाँ तक उसकी मृत्यु होती है उसके उपरांत वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है व्यक्ति। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले वो किस में आता है, जैसे कि अपने परिवार में आता है। परिवार में आते हैं तो वो उसकी क्या होती है, एक प्राथमिक सोशलाइजेशन, उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो परिवार में जैसे उसके भाई बहन भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, इसके अलावा अदर भी होते हैं, तो वो उससे क्या करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है,
उसको व्यवहार सिखाते हैं कि भाई दूसरों के साथ हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसको बोलना सिखाते हैं, जैसे चलना है, अपने जितने भी रीति रिवाज होते हैं, अपनी जो प्रथाएं होती हैं, ठीक है, इन सब के बारे में उसको कहाँ से सीखने के लिए मिलता है, हमारी फैमिली से मिलता है। तो जो फैमिली जो है वो क्या है, एक सोशलाइजेशन का सबसे मेन आधार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कन्वेयर ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का हस्ताक्षरण। हम जानते हैं कि संस्कृति जो है यानी जो कल्चर जो है हमारे समाज की, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चलती रहती है। यानी ये क्या होती है, डायनेमिक है, यानी ये गतिशील है, ये क्या रहती है, लगातार चलती है। यानी पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक जो हमारी जो कल्चर है वो हम देख रहे हैं, और फ्यूचर में भी क्या है, वो कल्चर ऐसे ही चलता रहता है। तो ये किसके थ्रू चलता है, हमारी फैमिली के द्वारा ही क्या रहता है, आगे आगे चलता रहता है। यानी परिवार के अंदर जो बुजुर्ग यानी जो ओल्ड मेंबर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो संस्कृति वो संस्कार जो है वो हमें दिए थे, हम हमारे बच्चों को देंगे, हमारे बच्चे जो है वो अपने बच्चों को देंगे। तो ये क्या रहता है, इसका ट्रांसफर होता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो इसका जो मेन कौन है, वो है हमारी फैमिली की। फैमिली के ही थ्रू क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर होता रहता है। तो ये जैसे कि ये हो गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कॉमन हाउस कि इसकी एक विशेषता ये क्या और होती है कि कॉमन हाउस होता है, लोगों का जो है वो एक ही घर होता है, परिवार के सभी सदस्य एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, और एक ही जगह पे क्या होता है, उनका लालन पालन या कह सकते हैं भरण पोषण जो है वो उसी जगह पे ही उनका होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि वंशानाम व्यवस्था यानी कि नॉमेनक्लेचर यानी कि वंश नाम, हम कहते हैं ना हमारा जो वंश बढ़ रहा है, वो भी किसकी विशेषता है, एक फैमिली की विशेषता है कि परिवार के अंदर क्या होता है कि पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र चलता है, ठीक है, माता से पौत्री और पौत्री से उसकी धोयत्री जो है। वैसे ही क्या होता है, कुछ देशों में हमने देखा होगा जैसे कि मातृवंशीय और कुछ में क्या होता है, पैतृवंशीय जो है वो परिवार होता है। हमारे इंडिया में जो होता है वो कौन सा होता है, पितृवंशीय होता है, यानी कि पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र क्या है, उसका वंश है। लेकिन जो अदर जैसे कंट्रीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मातृवंशीय भी चलता है, जहाँ कुछ कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे माता का ही परिवार आगे चलता है, यानी माँ से उसकी पौत्री, पौत्री से उसकी धोयत्री जो होती है वो उसकी वंशज कहलाती है, और उसी वंश के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा वंश, ठीक है। तो ये क्या क्या थी, इसकी हमारी फैमिली की विशेषताएं थी, तो ये हमें अच्छे से लर्न करनी है। तो डेफिनेशन हमने देख ली कि इसकी क्या डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है कि इसका फैमिली का जो मेन इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हो ही गए हैं कि इसके कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट या जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी विशेषताएं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके माइंड में हैं और एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो, तो आप हमेशा वो ही लिख के आना, क्योंकि वो ही क्या करती है, एक बेटर रिजल्ट जो हमें देती है। और नेक्स्ट जो है हम कल इसके बारे में स्टडी करेंगे।